हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पिछले एपिसोड की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नाग रानी अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होती है। दूसरी तरफ शाहरुख के दिमाग में वही सपना घूम रहा होता है, तो वो सीधा अपने दोस्त वीर से मिलने के लिए जाता है और उसे वो सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहता है। तो वीर उसे दिखा देता है। तो शाहरुख जब उस फुटेज को देख रहा होता है तो उस फुटेज नाग रानी की झलक दिखाई देती है। तो शाहरुख ये सब देखकर तो और पगला जाता है और अपने दोस्त को उस सपने के बारे में बताता है। तो उसका दोस्त कहता है, क्या तुम सच में इन सब में बिलीव करते हो? तो शाहरुख कहता है, मैं बिलीव करना तो नहीं चाहता, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हैं जिससे मुझे लगता है कि ये सब सच है। कि तभी वहाँ पर ऋचा आ जाती है। तो शाहरुख ऋचा से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो ऋचा कहती है, तुम मेरा फोन तो उठा नहीं रही थे, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ पर आ गई तुमसे मिलने के लिए। आगे वो तीनों बैठकर उसी नागरानी अनावंदी के बारे में बात करते हैं। तो ऋचा कहती है, मुझे भी एक बार नागरानी अनावंदी का सपना आया था और नागरानी बिल्कुल अनु जैसी दिख रही थी। तो वीर कहता है, तुम लोग पागल हो गए हो, आजकल के जमाने में नाग नागिन नहीं होते। तो शाहरुख कहता है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो गलत नहीं है। कि तभी शाहरुख को अपने सपने से एक बात याद आती है। पास्ट में जो डांसर थी जिसे वो प्यार करता था वो कोई और नहीं बल्कि यामिनी है। पर शाहरुख ये बात किसी को भी नहीं बताता। आगे ऋचा शाहरुख के साथ रोमांटिक होने की कोशिश करती है, पर शाहरुख को ये सब पसंद नहीं आता और वो कहता है, मैं इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता, मुझे पता लगाना होगा कि मेरा और यामिनी का क्या कनेक्शन है। क्या पता वो मेरी वजह से क्या क्या झेल रही हो। तो ऋचा जैसे ही यामिनी का नाम सुनती है उसे तो मिर्गी के दौरे ही पड़ जाते हैं और वो कहती है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, क्या तुम मेरे बारे में इतना सा भी नहीं सोच सकते? हमेशा तुम उस लड़की के बारे में सोचते रहते हो। तुम्हें नहीं लगता कि मुझे कितना बुरा लगता होगा तुम्हारे मुँह से ऐसी बातें सुनकर? तो शाहरुख कहता है, मुझे माफ कर दो, अभी इन सब का टाइम नहीं है, मुझे जाना होगा। और शाहरुख जाने लगता है। तो ऋचा कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो शाहरुख उसे कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। तो ऋचा को बहुत ही गुस्सा आता है शाहरुख पर। इधर यामिनी अपना डांस शो कर रही होती है तो अनावंदी बार बार उसके सामने आ जाती है। तो यामिनी नागरानी अनावंदी को देखकर पूरी तरह डर जाती है और अपने डांस पर ध्यान नहीं दे पाती। आगे उसका डांस खत्म हो जाता है तो वो बंटी को इस बारे में बताती है। तो बंटी ये सब सुनकर परेशान हो जाता है। तो यामिनी कहती है, मैं इस तरह डांस नहीं कर पाऊंगी, मुझे कुछ दिनों का ब्रेक लेना ही होगा। और यामिनी अपने कलीग को कहकर कुछ दिनों का ब्रेक ले लेती है। कि तभी वहाँ पर शाहरुख आ जाता है। तो यामिनी शाहरुख को देखकर चौंक जाती है। तो बंटी कहता है, शाहरुख तुमसे मिलना चाहता था, इसलिए मैंने उसे यहाँ पर बुला लिया। आगे शाहरुख यामिनी से मिलता है और कहता है, मुझे पता है तुम प्रॉब्लम में हो, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। मैंने एक सपना देखा जिसमें मैंने तुम्हें, नागरानी और खुद को देखा और मुझे लगता है कि हम तीनों की कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है और पता नहीं क्यों मैं हमेशा तुम्हारी तरफ खींचा चला आता हूँ। एक बार तुमने मेरी हेल्प की थी, इस बार मुझे अपनी हेल्प करने दो। हम दोनों मिलकर इन सारी मुसीबतों से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। तो यामिनी ये सब सुनकर रोने लगती है। तो शाहरुख उसे संभालता है। कि तभी वहाँ पर ऋचा आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देखकर तो उसका पारा ही चढ़ जाता है। और ऋचा यामिनी को खूब सुनाती है और कहती है, अपना ये बेचारा सा चेहरा लेकर किसी और के पास जाओ, मेरे बॉयफ्रेंड पर डोरे डालना बंद करो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अपनी ये घटिया स्टोरी और अपनी बेचारी सी शक्ल लेकर मेरे बॉयफ्रेंड के सामने मत आना और ना ही उसे अपने जाल में फांसने की कोशिश करना। कि तभी वहाँ पर बंटी आ जाता है और कहता है, आज के बाद हम दोनों कभी भी तुम लोगों के रास्ते नहीं आएंगे। हम लोगों के साथ जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसे हम खुद सॉल्व करेंगे, हमें तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है। और बंटी यामिनी को वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे ऋचा शाहरुख पर ही भड़कने लगती है और उसे कहती है, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम उस लड़की से मिलने के लिए यहाँ पर आए थे ना? तो शाहरुख भी ऋचा के बिहेवियर से पूरी तरह परेशान हो जाता है और ऋचा को कहता है, अब हम दोनों का रिश्ता नहीं चल सकता। ऐसा नहीं है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं और अगर हमने कोई भी रिश्ता रखा तो बाद में हमें ही प्रॉब्लम होगी। इससे अच्छा होगा कि हम दोनों इस रिश्ते को यहीं पर खत्म कर दे। और शाहरुख ऋचा से ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। आगे नागरानी शाहरुख के पापा से बदला लेने का प्लान बनाती है, क्योंकि शाहरुख के पापा ने ही अपने बेटे को बचाने के लिए उसे जिंदा जलवा दिया था। दूसरी तरफ शाहरुख के पापा नरसिम्हा को कहते हैं कि तुम अपना सारा शेयर मुझे बेच दो, क्योंकि तुम ऐसे कांड कर रहे हो जिससे तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो रही है और कंपनी की इमेज भी, और मैं नहीं चाहता तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से कंपनी बर्बाद हो। तो नरसिम्हा बेचने से मना कर देता है और कहता है, मैं इस मामले को खुद संभाल लूंगा। और नरसिम्हा ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो ऑफिस के बाहर उसकी मुलाकात नागरानी अनावंदी से होती है। तो नरसिम्हा जैसे ही नागरानी अनावंदी को देखता है उसके जी में तो पानी ही आने लगता है और वो नागरानी को कहता है, पिछली बार तुम सबका भविष्य बता रही थी पर तुमने मेरा नहीं बताया,
तो क्यों ना हम दोनों कहीं पर मिलकर इस बारे में बात करें। तो नागरानी अनावंदी स्माइल करके कहती है, तुम्हारा भविष्य क्या बताऊं, तुम्हारा भविष्य तो पूरी तरह अंधकार में है। तुमने जो बुरे काम किए हैं उसका फल तो तुम्हें इसी जन्म में मिलेगा। तो नरसिम्हा इस बात पर हंसने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि नागरानी उसके साथ मजाक कर रही है और नरसिम्हा इस बात को मजाक में टालकर वहाँ से चला जाता है। आगे नागरानी अनावंदी शाहरुख के पापा से मिलती है तो शाहरुख के पापा नागरानी अनावंदी को देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है ये लड़की वही नागरानी है जिसके वो सपने देखा करते थे। तो शाहरुख के पापा नागरानी को अपने सामने देखकर तो पूरी तरह डर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाकर नागरानी से माफी मांगते हैं। तो नागरानी कहती है, मैं तुम्हें माफ करने के बारे में सोच सकती हूँ अगर तुम ये ब्लड रूबी छू लो। तो शाहरुख के पापा उस रूबी को देखकर तो पूरी तरह डर जाते हैं। तो नागरानी कहती है, अगर तुमने इस ब्लड रूबी को नहीं छुआ तो तुम अपनी फैमिली को नहीं बचा पाओगे। अगर तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो इस रूबी को छुओ। तो शाहरुख के पापा अपनी फैमिली को बचाने के लिए उस रूबी को छू लेते हैं। तो वो जैसे उस रूबी को छूते हैं उन्हें बहुत बड़ा करंट लगता है और उनका पूरा शरीर जलने लगता है और वो दर्द से कहराने लगते हैं। इधर नागरानी शाहरुख के पापा की ऐसी हालत देखकर बहुत खुश हो रही होती है। दूसरी तरफ शाहरुख अपने पापा से मिलने के लिए ऑफिस आता है और वो जैसे ही ऑफिस के अंदर जाता है और अपने पापा की ऐसी हालत देखता है तो वो परेशान हो जाता है और अपने पापा से पूछता है, पापा आपको क्या हुआ? पर उसके पापा कुछ भी नहीं कह पाते क्योंकि वो बहुत ही दर्द में होते हैं। तो शाहरुख नागरानी अनावंदी से पूछते हैं, आखिरकार तुमने मेरे पापा के साथ क्या किया? तो नागरानी अनावंदी भी उसे कुछ भी नहीं बताती। आगे शाहरुख अपने पापा को हॉस्पिटल लेकर जाता है और उनका ट्रीटमेंट करवाता है। आगे शाहरुख के पापा को होश आता है तो शाहरुख के पापा शाहरुख को पूरी बात बताते हैं और कहते हैं, वो नागरानी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, हमें कोई ना कोई तरीका जरूर निकालना होगा उनसे माफी मांगने का। जब तक वो हमें माफ नहीं करेगी हम इनसे छुटकारा नहीं पा सकते। दूसरी तरफ नागरानी तपस्या कर रही होती है तो वहाँ पर सारे नाग आते हैं नागरानी के तपस्या में भाग लेने के लिए। दूसरी तरफ विन को बाहर से कुछ आवाजें आती हैं तो बेचारा पूरी तरह डर जाता है और बाहर देखने के लिए जाता है कि आखिरकार बाहर क्या चल रहा है। कि तभी विन देखता है कि नागरानी ढेर सारे नागों के साथ तपस्या कर रही है। तो विन ये सब देखकर तो पूरी तरह डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, पर नागरानी के चमचे उसे पकड़ लेते हैं। तो विन उन लोगों से माफी मांगता है और कहता है, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे मत मारो। तो नागरानी कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तपस्या को भंग करने की? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो विन उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, आपको मुझसे जो चाहिए मैं वो सब आपको दूंगा, प्लीज मुझे मत मारिए। तो नागरानी कहती है, ठीक है, तुम्हें मुझसे जो चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगी और मुझे तुमसे जो चाहिए वो मैं तुमसे लूंगी। और हाँ, मुझे धोखा देने के बारे में तो सोचना भी मत। अगर मुझे पता चला कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो तो उसी वक्त मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। और नागरानी विन को डराकर रूम में बंद कर देती है। आगे नागचित और नागिन मोरा नागरानी से पूछते हैं, क्या विन को जिंदा रखना सही होगा? अगर उसने आपकी सच्चाई किसी को बता दी तो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो नागरानी कहती है, अभी हमें उस बंदे की जरूरत है इसलिए अभी हम उसे नहीं मार सकते, और वैसे भी वो बंदा एक नंबर का लालची है और जब तक हम उसकी जरूरत की सामान उसे देते रहेंगे वो अपना मुंह बंद रखेगा। लेकिन अगर उसने हमें धोखा देने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार डालूंगी। आगे नागरानी माता शाहरुख के पापा से मिलने के लिए आती है तो शाहरुख के पापा कहते हैं, आप कौन? तो नागरानी माता कहती है, ये मायने नहीं रखता कि मैं कौन हूँ, मैं बस तुम्हें वार्न करने आई हूँ कि तुम्हारे साथ अभी और बुरा होना बाकी है क्योंकि तुमने पास्ट में ऐसे बुरे काम किए हैं जिसकी सजा तुम्हें इस जन्म में मिलने वाली है। तो शाहरुख के पापा कहते हैं, मुझे पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है, क्या आप बताएंगे कि आखिरकार मैंने पास्ट में ऐसे क्या काम किए थे जिसकी सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है? तो नागरानी माता कहती है, तुमने पिछले जन्म में नागरानी को जिंदा जलाने का आदेश दिया था अपने बेटे को नागरानी से बचाने के लिए, इसलिए नागरानी तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है और वो तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक वो तुम्हें मार नहीं देती। तो शाहरुख के पापा ये सब सुनकर डर जाते हैं और कहते हैं, माता इससे निकलने का कोई तो उपाय होगा, प्लीज मुझे बताइए। तो नागरानी माता कहती है, मैं तुम्हें बस इतना ही कह सकती हूँ, जब तक नागरानी खुद तुम्हें माफ नहीं कर देती तब तक तुम नागरानी के कहर से नहीं बच सकते। और नाग माता ये कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ यामिनी डिसाइड कर लेती है कि वो इस तरह डर डर के नहीं जिएगी, वो पास्ट के बारे में पता लगा कर रहेगी कि आखिरकार उसने पास्ट में ऐसे कौन से काम किए थे जिसकी सजा उसे इस जन्म में मिल रही है। और वो बंटी को कहती है, मैं घर जाना चाहती हूँ ताकि मैं इन सब से निकलने का कोई उपाय निकाल सकूं। दूसरी तरफ शाहरुख के पापा की हालत बहुत ही खराब हो जाती है, उनके हाथों में नागिन के कछुए वाले निशान आ जाते हैं। जब शाहरुख के पापा ये सब अपनी फैमिली को बताते हैं तो उनकी फैमिली ये सब देखकर तो पूरी तरह डर जाती है और शॉक्ड भी हो जाती है। तो शाहरुख के पापा कहते हैं, कल ये
ये सब मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन आज ये सब मेरे हाथ में आ गया है। ये सब मेरे ही बुरे कामों की सजा है जो मुझे इस जन्म में मिल रही है। तो शाहरुख कहता है ऐसा कुछ नहीं है पापा, आप जल्द ही ठीक हो जाओगे। तो शाहरुख की माँ को अपने बेटे और अपने पति दोनों की ही चिंता हो रही होती है, क्योंकि उन दोनों के ही सर पर मौत मंडरा रही होती है। तो शाहरुख कहता है माँ आप टेंशन मत लो, हमें कुछ भी नहीं होगा। कि तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और शाहरुख को बताते हैं कि उसके पापा की कंडीशन ठीक है, उनके सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए हैं। तो शाहरुख कहता है डॉक्टर अगर ऐसा है तो मेरे पापा के हाथ पे ये क्या हुआ है। तो डॉक्टर जब उस निशान को देखते हैं तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं सुबह तक तो ये नहीं था, फिर ये सब कैसे हो गया। तो शाहरुख के पापा कहते हैं ये सुबह ही हुआ है। तो डॉक्टर कहता है मैं इन सब की जांच करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आखिरकार ये सब क्या है। और डॉक्टर ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर वीर ऋचा को मिलने के लिए बुलाता है और उसे वही फुटेज दिखाता है और कहता है तुम्हें ये फुटेज देखकर क्या लग रहा है। तो ऋचा कहती है इस फुटेज में जो लड़की है वही लड़की मेरे सपने में आई थी और उसने मुझे मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन मेरी इस अंगूठी की वजह से उसकी सारी शक्ति नाकाम हो गई और वो वहाँ से भाग गई। मैं सच कह रही हूँ, इन बंदों के साथ भी उस नागरानी ने ही कुछ किया होगा और मुझे पूरा यकीन है अनु ही नागरानी है। तो सुनकर सोच में पड़ जाता है और वो डिसाइड नहीं कर पाता कि इस बात पर भरोसा करे या ना करे। आगे वीर और ऋचा को जब शाहरुख के पापा के बारे में पता चलता है तो वो शाहरुख के पापा से मिलने के लिए जाते हैं और वो लोग शाहरुख के पापा की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तो वीर कहता है आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। तो शाहरुख उन दोनों को पूरी बात बताता है। तो ऋचा कहती है मैं सच कह रही हूँ, अनु ही नागरानी है, वही हम लोगों से बदला ले रही है। हमें इस मामले का पता लगाना चाहिए, तभी हम सच्चाई तक पहुँच पाएंगे और इन सब से निकलने का कोई उपाय ढूंढ पाएंगे। और ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। आगे भी ऋचा को टॉन मारता है और कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतनी बड़ी मुसीबत में था और तुम्हें पता भी नहीं। तो ऋचा कहती है हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। तो वीर ये सुनकर हंसने लगता है और ऋचा के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो ऋचा कहती है मेरा शाहरुख के साथ ब्रेकअप हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ फंसने के लिए तैयार हूँ, इसलिए कोई ख्याली पुलाव मत पकाओ। तो वीर इस बात पर हंसने लगता है और कहता है अपनी शकल देखी है, शकल तो है बंदरिया जैसी, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसी लड़की को पटाऊंगा। ज्यादा हवा में मत उड़ो, अगर इस दुनिया में एक लौती तुम बची ना तब भी मैं तुम पर लाइन नहीं मारूंगा, समझी। और यहाँ पर आपको इन दोनों में खट्टी मीठी नोकझोंक देखने को मिलेगी। इधर यामिनी घर वापस आ जाती है तो उसके पापा उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। तो यामिनी अपने पापा को पूरी बात बताती है। तो उसके पापा ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं कि उसकी बेटी के साथ क्या क्या हो गया। तो यामिनी कहती है पापा मैं नागिन नहीं बनना चाहती, इसलिए मुझे इन सब से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढना ही होगा। आगे यामिनी अपने पापा से पूछती है माँ कहाँ पर है। तो यामिनी के पापा कहते हैं वो मंदिर गई है तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए। आगे यामिनी अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है। तो यामिनी की मॉम यामिनी को देखकर बहुत खुश होती है कि तभी वहाँ पर पंडित जी आ जाते हैं। तो वो लोग पंडित जी को प्रणाम करते हैं। तो यामिनी पुजारी जी को कहती है आखिरकार मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो मुझे इस तरह की सजा मिल रही है, क्या आपको इस बारे में कुछ भी पता है। तो पुजारी जी कहते हैं तुम्हारे कर्म ही तुम्हें इन सब से बाहर निकालेंगे, अगर तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। और हाँ आज पूरी लाल चांद की रात है, आज तुम्हें इसी मंदिर में रहना होगा, अगर तुम इस मंदिर से बाहर गई तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। तो यामिनी और उसके पेरेंट्स ये सुनकर पूरी तरह डर जाते हैं। तो पुजारी जी कहते हैं आज रात हमें यहीं पर मिलकर पूजा करनी होगी ताकि हम लोग नागरानी की शक्ति को हरा सके। वेल आगे नागरानी यामिनी को सच में नागिन बनाती है या नहीं वो तो आपको आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।